हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी में हम पहुंचे हैं। 24 जैन का जो हमारा पेपर हुआ है और शिफ्ट कैसा सेकंड। मैं आपसे अगेन फिर से कहूँगा, आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए, आपने जो PYQ करे हैं उनको देखिए अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, अगर आपका कल को पेपर है तो आप प्लीज़ इसको ना देखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ये क्वेश्चन सब बच्चों ने बताए हैं, मे बी ये गलत हो सकते हैं और मे भी हो सकता है इससे कोई भी ना आए। हाँ, जिसके 2-3 दिन बाद पेपर है वो आप इसको देख सकते हैं और इससे एक आइडिया ले सकते हैं रफ की किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और हम कहाँ पर हैं, कितने पानी में है। ठीक है, अच्छा जी। अब सेकंड शिफ्ट का जो मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है देखिए। काफ़ी सरल सरल क्वेश्चन आए हैं। पेपर जो हमारे पूछे हैं फर्स्ट और सेकंड में वो बहुत इजी पूछे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो बच्चों ने मुझे बताया है, अब देखो इस टॉपिक से आया है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और बच्चों ने पूछा है कि ए के वेलोसिटी है यहाँ पे मीटर पर सेकंड में और इधर टाइम है, और उन्होंने बताया ऐसे, ये हमारा एक क्वेश्चन है और ये कहाँ तक पहुँचा है, ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो डेटा है ये 8 है और यहाँ पर जो डेटा है ये 4 दिया है आपको, और यहाँ पर जो दिया है -4 दिया है। ठीक है, ये जो है ये सेम उस पे है। टाइम की बात करूँ, ये 2 है, ये 4 है, ये आपका 8 है, ये 10 है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डिस्टेंस डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए। समझ रहे हैं बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। और जो ऑप्शन थे इसके, ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन एक था जैसे 3:1, एक था 1:3, एक था 2:3, एक था 3:2। तो मैं आपको बताऊं, एक अगर कंसेप्ट की बात करूं, आपने पढ़ा होगा जो डिस्टेंस है वो कभी भी कम नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। दैट मीन्स जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट है, इसका अगर मैं मॉड ले लूँ, ये हमारा 1 से ज़्यादा होगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं जो जो वैल्यू 1 से ज़्यादा है आप उससे सही कर सकते थे। अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया। एरिया देखिए, अब 8 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 प्लस ये -4 है, ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, प्लस 16 प्लस 8। ठीक है, इसका निकालेंगे तो ये हो गया आपका 4 और 4 4 जा 16, और यहाँ पर देखेंगे ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक 2, तो 4 2 जा 8। ठीक है, अच्छा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट विथ साइन लोगे जैसा भी है, तो ये 16 हो गया तो ये आपका -8 हो जाएगा, +16 होगा तो -8, क्योंकि -4 कोऑर्डिनेट जहाँ भी आएगा उसको एज इट इज़ लेना है इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 48 हो गया ऊपर और नीचे 16 हो गया तो 3 आया। तो आप कह सकते हैं कि 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3:1। तो मैंने आपसे कहा ना 1 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन जो अगर 1 से कम वाले हैं तो आप इसको बिना सॉल्व करे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर 1 से ज़्यादा ऑप्शन थे 1 से बड़े वाले, तब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं। आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सेकंड जो क्वेश्चन था वो बॉयल्स लॉ से था। आपको पता होगा जो बॉयल लॉ होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो हमने पढ़ा है कि जो P है 1/V के प्रोपोर्शन होगा, दैट मीन्स PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है फॉर अ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। तो आपसे पूछा था कि P और V में ग्राफ बताइए। अब आप कहेंगे साहब P तो V के 1/V है तो ऐसे हो जाएगा, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। लेकिन जेई वालों ने गेम खेल दिया था आपसे, 1 2 3 ऐसे दे दिए।
और आपसे ये भी कहा कि टेम्परेचर T1, T2, T3, T4 ये है। तो बताइए इसमें T1 कौन है, T2 कौन है, T3 कौन है, T4 कौन है। तो मैं आपको बताऊं, नीचे को आने में टेम्परेचर क्या होगा आपका, घटेगा, T3, T4। तो ऐसे ही आप क्या करें, नीचे को आएगा जब ये घटेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा T1 का, तो वहाँ ऑप्शन क्या थे, एक बार T1 यहाँ से बनाया था, एक बार नीचे को बनाया था, कई बार सीधी लाइनें बनाई थी, ठीक। तो ये तो बॉयल्स लॉ था। तो बच्चों अगर आप जे की तैयारी कर रहे हैं तो आप चार्ल्स लॉ के लिए ऐसे ग्राफ बना लो। चार्ल्स लॉ क्या है वो देख लो आप, इसमें वो देख लीजिए डाल्टन लॉ क्या है। आप इसमें गैस गैस या क्या था वो, लूसेक लॉ, एक लूसेक लॉ होता है गैस का, वो देख लीजिए। उससे आपका कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ग्राफ से आप ध्यान रखेगा। इजी क्वेश्चन आया था। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो आपका आया है वो आया है डी वॉगली साहब से, और आपसे कहा गया है कि 3 पार्टिकल हैं। एक है आपका अल्फा पार्टिकल, दूसरा है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और तीसरा है आपका प्रोटॉन। 3 पार्टिकल हैं और कंडीशन ये दी है इन तीनों पार्टिकलों की सेम क्या है, सेम आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो डी बॉगली किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, 4 ऑप्शन में बनाया था। तो देखो जब भी आप याद रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ये की पॉइंट बता रहा है कि आपको सेम एनर्जी के टर्म में डी बॉगली एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है। बेसिकली होता क्या है, H/mv। इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, P² इक्वल टू 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको याद है कैसे, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। मैंने मास का इंटू ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, तो ये हो जाएगा m² v²/2m। तो ऊपर मोमेंटम हो गया तो ये आ गया। तो यहाँ से p की वैल्यू, ये जो है हमारी p तो है, H/p है, तो इस p की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, H/2me। काइनेटिक एनर्जी को मैंने e लिख दिया रूट, ये हमारी वेवलेंथ का रिलेशन है। अब H तो सेम ही होगा, E भी सेम ही होगा, तो लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, √m पे। तो इसका मतलब है हमको मास पता होना चाहिए। अब देखो अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल को हम लिखते हैं 2He4। ये डबल आयनाइज हीलियम आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और वहीं आपको प्रोटॉन भी पता है 1H1। तो रिलेशन से अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो सबसे कम, फिर प्रोटॉन का, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि ऊपर वाला ये मास नंबर को दिखाता है। अच्छा जी, तो ये रिलेशन अगर आपको मिल रहा है तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो इन्वर्सली है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर अल्फा पार्टिकल की। ये हमारी डी बॉगली वेवलेंथ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 EM वेव से, काफ़ी आसान आया था। और EM वेव से क्वेश्चन क्या आया था, देखिए E इक्वल टू आपको दिया है E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, और वैसे ही आपको B दिया है बच्चों B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि रिलेशन बताइए किस किस के बीच में। 4 रिलेशन दिए हैं, ω/k E0/B0। दूसरा आपको रिलेशन दिया है ω/k इक्वल टू B0। तीसरा आपको दिया है k/ω इक्वल टू E0/B0। और लास्ट ऑप्शन दिया है आपको ω/k इक्वल टू E0/B0। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखो ये जो EM वेव है, हमें ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि मीडियम में है या ये हमारा फ्री स्पेस में है। अगर फ्री स्पेस में कहा जाता तो हम कहते हैं C इक्वल टू 1/√μ0ε0, ये बोलते। अच्छा जी, बेसिकली जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों वो ये होना चाहिए स्पीड इक्वल टू ω/k। जो बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ω/k, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है, ये हमने वेव में पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड इक्वल टू E0/B0। तो इन महाशय ने इसको C नहीं लिखा, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर करा दिया, जिस हिसाब से पहला ऑप्शन सही होगा। अगर ये फ्री स्पेस होता तो यहाँ पर C भी हो जाता, ये नहीं होता, समझ रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पे C नहीं है, तो
तो ये आपका ईएम वेव का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इतना सरल है कि आप कहोगे ये नहीं आया होगा जेईई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 ये है, एक सोलेनोइड दिया है जिसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आपको जो दी है वो दिया है बच्चों 70, ठीक है। और आपसे कहा है कि इसमें जो करंट है वो कितना होगा, 2 एम्पियर करंट इतना है। पूछा गया है कि फील्ड बताइए, वो भी इनसाइड। तो आपको पता होगा सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, फील्ड जो होता है म्यू नॉट एन आई होता है। तो बस वैल्यू तो पुट करनी है, तो म्यू नॉट की वैल्यू रख लीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन है 70 इंटू 2। इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक सिंबल दिया था आपको, अगर आपको एक सिंबल बताऊं, ये आपका एक बल्ब है। कई बार मैंने आपको एक 10 मिनट की वीडियो में भी लॉजिक गेट समझाया, उसमें भी ये चीज़ें हैं। और 2 स्विच बनाए गए हैं, ऐसे 2 स्विच बनाए गए, और कहा गया कि 5 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे और ये ग्राउंडेड है। तो आपसे पूछा गया है, ये 2 स्विच है बच्चों, ये एक ए स्विच है, ये बी स्विच है। तो आपसे पूछा गया ये कौन सा गेट है, तो कई बार मैं बता चुका हूँ कि ये नैंड गेट होगा, ठीक है। वो वाली वीडियो आप डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किस में है, सीरीज में है, 2 स्विच सीरीज में, नैंड गेट। और अगर आपको याद नहीं रहता गेट, तो आप ये देखिए, अगर आप ये दोनों स्विच मान लो खुले हुए हैं, तो मतलब दोनों इनपुट 0 0, क्या आपका बल्ब जलेगा, आप ये देखिए। तो जब आप दोनों 0 0 रखेंगे तो इसको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, 1 आएगा आउटपुट, क्योंकि 5 वोल्ट है, 5 यहाँ जाएगा, 5 वोल्ट मतलब 1। अच्छा, अगर आप एक ओपन कर देते हैं, एक बंद कर देते हैं, जैसे कि पहला वाला ये ए है, मान लो ये बी है और ये आउटपुट है, तो पहला 1 दूसरा 0, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अगर आप इसी तरह दूसरे में करोगे तब भी A1, अगर आप दोनों ओपन कर देते हो तब इसको यहाँ सेम पोटेंशियल हो जाएगा, तो कोई करंट नहीं बहेगी। और ये जो ट्रुथ टेबल है मेरी एंड नैंड गेट की है, अगर आपने वीडियो देखी होती आपको इतना नहीं करना पड़ता, समझ रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केपलर लॉ से। क्वेश्चन ये था कि हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, एक अर्थ है हमारी, ठीक है, और एक सन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो अर्थ और सन के बीच में जो सेपरेशन है ये वाला 1.5 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है। अच्छा, आई और टाइम पीरियड ऑफ अनदर प्लेनेट इज इतना, इन दोनों का इतना है, ठीक है। सेपरेशन अर्थ और सन का इतना है। आपसे कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अनदर प्लेनेट, कोई एक अनदर प्लेनेट ए है, इसका जो टाइम पीरियड दिया है बच्चों वो दिया है 283 ईयर। तो आपसे कहा गया है कि सन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, केपलर लॉ लगा लीजिए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब आप कहेंगे यहाँ पर आर क्या रखें, देखो इस प्लेनेट का जो डिस्टेंस है सन से आपको आर पता ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसकी डिस्टेंस दे रखी है, तो आप क्या करें, T1/T2 इक्वल टू R1/R2 की पावर 3/2। अब जो T1 है, T1 तो हमारे यहाँ पर T1 ले लो, इसको T2 ले लो, ठीक है। तो अर्थ से लेके सन के बीच में अगर आपको कोई T1 पूछेगा, टाइम पीरियड पूछेगा, तो कितना है, अर्थ से सन में 1 साल, तो 1 आ जाएगा। और T2 कितना है, 2.83 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू R1 कितना है, 1.5 इंटू 10⁻6, तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें कंसेप्ट ये था कि जो T1 है ना, ये 1 ईयर होगा। अर्थ से सन के बीच में 1 साल ही तो होती है, पूरा रोटेशन अगर आप एज्यूम करेंगे। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो दहेज में आता है उन बच्चों के लिए जो बिना तैयारी के जाते हैं, पूछा गया था, ऐसा बच्चे कह रहे थे कि टीवी सिग्नल की जो आपकी ऑप्शन है, बैंडविड्थ बोल सकते हो आप, टीवी सिग्नल की, सैटेलाइट की, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। और एएम की, एफएम की, ये पूछा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो ये है, आपको 2 वेक्टर दिए हैं, P इक्वल टू आई प्लस 2mj प्लस 2mk, और Q जो है आपको दिया है 4i माइनस 2j प्लस mk। तो बच्चों आपसे कहा है कि P जो है परपेंडिकुलर है Q पे, तो m की वैल्यू निकालिए। तो मैंने आपको वेक्टर की सीरीज में भी कराया था, अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे
तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। और डॉट प्रोडक्ट आएगा आई से, तो पहले 1 का 4 से 4, 2 का माइनस 2m का माइनस उससे तो -4m, इस 2m का m से तो +2m² इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी पड़ेगी। इसको देखेंगे अगर आप, तो ये हमारा m-2 का होल स्क्वायर है, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। आप ऑप्शन में भी रख सकते थे, जैसा ऑप्शन जो भी दिए हैं आपको, आप उनको पुट करके इजीली कर सकते थे अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहें, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो बताया वो ये है कि हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन था, कह रहे थे बच्चे कि N1 से लेके N4 में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। एक फोटोन जो था वो हमारा N4 से N1 में आ रहा है, ठीक है, और आपसे कहा है कि इसकी वेवलेंथ बताइए करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वो भी नैनोमीटर में। तो एक ही फॉर्मूला है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एच न्यू के बराबर होगा, प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि अब फोटोन जंप फ्रॉम N4 टू N1, व्हाट इज द वेवलेंथ। तो फोटोन जंप करेगा तो एक फोटोन एनर्जी रिलीज करेगा, तो हमें वेवलेंथ पूछिए तो हमको ये फॉर्मूला भी पता है। अब आपको ये पता होना चाहिए इसकी वैल्यू 12400 हम रखते हैं, और कब रखते हैं, जब भी हमारा नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और वेवलेंथ हमारी इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर में आएगी, तब आप ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, इसको आप देखेंगे, आपसे कहा है कि फोटोन इमिट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 4 से लेके 1 तक आप यहाँ देखिए, ये वाली एनर्जी निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि आपको तो वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ NM इक्वल टू 12400 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर डेल्टा एनर्जी। अब 4 से 1 एनर्जी कैसे निकालनी पड़ेगी, है आपका क्या हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, En इक्वल टू -13.6 ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब आप 4 से 1 की निकालते हो तो जनरली वो आती है 1275, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 12400 ओवर 12.75 के आसपास आती है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ से आप एनर्जी एक बार 4 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, दोनों का गैप कर लीजिए, फिर जो भी आएगा डिवाइड कर लीजिए, इतना आएगा आपका, ये इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब एक इतना इजी क्वेश्चन आया था, इससे आपको आइडिया लगेगा। एक क्वेश्चन ये आया था ऑप्टिक्स से, शायद 7-8 हो गए थे, 9वां क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन ये आया था कि एक पैरेलल बीम किसी वाइट लाइट के इंसिडेंट कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस पे, ये स्प्लिट हो जा रही है डिफरेंट कलर में। आपने एक पैरेलल बीम किसी लाइट की कॉन्वेक्स लेंस पे डाली, तो आपसे कहा कि ये फेनोमेना क्या है, इसकी जो अलग अलग लाइटों में ये ब्रेक हो जा रही है। तो बच्चों डिफेक्ट ऑफ आई या डिफेक्ट ऑफ लेंस आपने पढ़ा होगा, उसमें कलरोमैटिक एक एब्रेशन होता है, डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो आप एक काम करना, डिफ्रैक्शन, अगर आप मेरी बात मानोगे तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, और जो आई वाला टॉपिक है उसमें जो डिफेक्ट है एब्रेशन है आपके, वो पढ़ लो और इसके एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आपसे आ सकता है कि जो आपकी डिस्क होती है, कॉम्पैक्टेड सीडी होती है, डीवीडी होती है, उसका जो कलर होता है वो कौन सी फेनोमेना की वजह से होता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आप देख लेना, वो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऐसे ही जैसे सोप बबल है आपका, उसका बबल बनना, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डायमेंशन का क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी आपकी रेडियस की पावर a और डेंसिटी की पावर b और सरफेस टेंशन की पावर c है, और ए बी सी की वैल्यू निकालिए। तो कर सकते हैं, इधर इसकी डायमेंशन रखिए, इधर इनकी रख के ए बी सी को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन ये है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरली, और आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई कठिन नहीं आ रहे हैं। ये 90 वोल्ट है और यहाँ पर ये 100 ओम है, और यहाँ पर ये 100 ओम है, ठीक है। और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा है और जिसकी उन्होंने रीडिंग दी है 400 ओम। तो आपसे कहा है वोल्ट मीटर की जो वो होती है वो रेजिस्टेंस में होगा। तो आपसे पूछा गया है
कि फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो कहने का मतलब है इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, इसके अक्रॉस आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करिए, कॉम्बिनेशन कर लीजिए। ये 400 है, ये 100 है, ये दो पैरेलल में है। तो जब इसको आप जोड़ोगे पैरेलल में तो आपका सर्किट कैसा हो जाएगा, 400 में 100 जोड़ देंगे तो 400 इंटू 100 ओवर 500, तो ये हो जाएगा 80 ओम हो जाएगा। और ये आपका 100 वैसे ही था। अब आप ये 80 आ गया। अब देखिए, अब आप वोल्टेज निकालना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप वोल्टेज निकालेंगे इसके अक्रॉस, किसके, इस वाले के, तो क्या कितना हो जाएगा, V इक्वल टू, अगेन वही, मैं कई बार आपको ये रूल लगा के दिखा चुका हूँ, 90 इंटू इसके अक्रॉस निकालना है, ठीक है। नहीं 80 नहीं आएगा, 800 आएगा, ये 800, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नहीं 80 आएगा, तो ये हो जाएगा 80, जिसके अक्रॉस निकालना है, इंटू 10, या इनको ऐड कर लो, 80 प्लस 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 180 241, नॉर्मली 40 वोल्ट, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। एक क्वेश्चन आपका ये आया था, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आया था बच्चों की, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है किसी कैपेसिटर के बीच में और डिस्टेंस डबल कर दी, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो मतलब ये कैपेसिटेंस था, इसके बीच में डायलेक्ट्रिक भर दिया और जो डिस्टेंस डी है इसको भी डबल कर दी, तो होता क्या है, वैसे मैं वो बता देता हूँ आपको, एप्सिलॉन नॉट ओवर डी होता है। अब अगर डायलेक्ट्रिक के टर्म में है वो के टाइम होता है। अब वो कह रहा है इसको डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा, डिस्टेंस भी डबल कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल आया था कि जो अर्थ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऊपर को जाने में बढ़ेगी या नीचे को जाने में बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा पूछा था। दूसरा ये पूछा था कि अर्थ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ कहाँ पर बराबर होंगी, ये होंगी, ऐसे ट्रू फॉल्स आया था। तो आप एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अच्छे से कर लीजिए, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ये आया था बच्चों, अगर क्वेश्चन बताऊँ मैं आपको, आया था कि एक वायर है आपके पास, वायर, उसको एक्सटेंड कर दिया आपने, और कितना करा, 20%। अ वायर एक्सटेंडेड बाई 20%, ठीक है, और वॉल्यूम उसका सेम है। तो पूछा फाइंड परसेंटेज परसेंटेज चेंज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो जब भी ये परसेंटेज चेंज किसी में भी आता है तो आपको करना क्या है, जैसे रेजिस्टेंस है, कोई भी क्वांटिटी है, न्यू माइनस आर ओल्ड ओवर आर ओल्ड इंटू 100, ये फॉर्मूला है कभी भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो। अब आप देखिए, जब आप किसी वायर को पहले आप देखो कि वायर को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब लेंथ में क्या डिपेंडेंस है, तो आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो आप ये मैथ कह देना कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्यों, क्योंकि जब आप लेंथ खींचेंगे एरिया भी तो बदलेगा। और आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ओवर लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि वॉल्यूम जो है वो नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको सारे वेरिएबल ऐसे लेने पड़ेंगे जो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल स्क्वायर ओवर वी। जब आप इस ए की वैल्यू रख देंगे तो वी बाई एल, एल स्क्वायर। तो आर कैसे डिपेंड करेगा, एल स्क्वायर पे। तो आर में अगर आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा, देखो 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो 20% इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो आर एल है, ये एल जो हमने चेंज किया वो 1.12 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, या आप ये सोचिए, इसको भी मत सोचिए, 20% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं उतना आपको बढ़ा देना है। तो आर इक्वल टू आर न्यू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से न्यू निकालिए, ओल्ड आपको आर ही रखना, ओल्ड मान लीजिए इसका आर है, ठीक है। तो न्यू कितना हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर 1.44 आर हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो आर 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 कट गया तो आ जाएगा 44%, ठीक है। तो कठिन नहीं है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं।
तो परसेंटेज निकालना आपको पता होगा, समझ में इतना मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन जो इसमें आया था, एक क्वेश्चन ये ऐसा आया था, अब देखो एनसीईआरटी से ही आया है, स्टील इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड हाउस, ठीक है, ये बात सब समझते हैं। अगला इसमें आया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज हाई। तो आपसे पूछ रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है, दूसरा सही है या गलत है। तो बच्चों दोनों सही है। जब उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है तभी तो ब्रिज रिज बनते हैं ना, नहीं तो टूट नहीं जाएंगे अगर प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सोचना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया है कि एक लेंस है आपके पास, जो डेटा है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन हमारे पास पेपर आएगा तब हम आराम से डिस्कस करेंगे। एक लेंस है और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, फोकल लेंथ जो एयर में है वो 80 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं अगर इस लेंस को आपने पानी में डाल दिया, ये वाटर है, तो कह रहे हैं कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी। तो बच्चों इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो जो लेंस है आपका, आपको R1 और R2 के बारे में बात नहीं हुई है, इसका मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पहले एयर के लिए लगाओगे, एफ ए एयर का अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1.5 -1, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में है, और ये ऐसे ही हो जाएगा। अगला जैसे ही मैं इसकी मीडियम की बात करूं तो मान लो इसमें फोकल लेंथ एफ हो गई या एफ वाटर हो गई, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब रिलेटिव हो जाएगा। लेंस का कितना है 1.5, किसके रिस्पेक्ट में, पानी के। और पानी का कितना होता है दिया नहीं है आपको, अच्छा दिया था 4.3 -1, और ये तो इतना ही रहेगा। दोनों को आप डिवाइड कर दो, जैसे ही आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे, आपको ये तो दिया ही है ना, तो ये निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। अच्छा एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये आया है कि ऐसे करके दो आर्क हैं आपके पास, प्लस 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 प्लस, और ये भी है प्लस 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 सॉरी, ये सेंटर O है, और यहाँ से आपसे कहा है कि इसकी रेडियस R1 है और इसकी जो रेडियस है वो R2 है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि टू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दोनों की लैम्डा है, आर प्लेस्ड एज सोन इन फिगर, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट O। तो बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों पोटेंशियल, ठीक है। कैसे निकालोगे, K, ठीक है इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा K आपका है 1/4πε0, ठीक है, लैम्डा पाई R1 पहले के लिए ओवर डिस्टेंस प्लस लैम्डा के टर्म में लगा दिया मैंने, ठीक है, K लैम्डा पाई R2, दोनों पॉजिटिव थे तो भी साइन स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर दो, 2K लैम्डा पाई सॉरी, K की वैल्यू 1/4πε रखोगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा ओवर कट जाएगा तो 2ε0, लैम्डा ओवर 2ε0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है उसको भी कर लो। अगला जो क्वेश्चन है वो है रेशियो ऑफ मोलर। अब देखो बच्चों ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा है मोलर हीट कैपेसिटी, जो मोलर हीट कैपेसिटी है ओवर एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये पूछा है और मोनो एटॉमिक के लिए पूछा है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट आप कांस्टेंट प्रेशर पे, और वही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मोनो एटॉमिक के लिए। तो सिंपल सी बात है, कर सकते हो आप इसको, ठीक है। इसकी ये कितनी होती है 5/3, इसकी ये कितनी हो जाती है 7/5, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट तो आपने पढ़ी होगी, तो वही कंसेप्ट इसमें लगाना है। अच्छा एक क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चों, और इसमें आपसे कह रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कितना करंट होगा। अब देखो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो हमारा इंडक्टर है वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो है ही नहीं, दैट मीन्स ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। अगर कैपेसिटर होता है यहाँ पे वो शॉर्ट हो जाता, ठीक है। कैपेसिटर के केस में हमारा ये इतना ही रहता, इतना पार्ट,
लेकिन ये कंडक्टिंग वायर होता है, बिल्कुल हटा दो। अब ये 3 पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12/3, तो मतलब 4, तो वी कितना हो जाएगा बच्चों 12/4, दैट मीन्स 3। तो 3 एम्पेयर इसका आंसर आ गया। समझ रहे हैं? तो यही थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपने पसंद किया। अगर चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।